तो दोस्तों अभी कुछ टाइम से क्वांट म्यूचुअल फंड्स की जो अंडर परफॉर्मेंस है उस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। 1 साल से 2 साल से कुछ फंड्स हैं, कुछ साल अब लॉन्ग टर्म में भी खराब परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बीच क्वांट के स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से आपको निकलना चाहिए? कैसी परफॉर्मेंस है, ये चीज हम डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं और अभी आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करते हैं, इसमें टोटल अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें 27,000 करोड़ के आसपास हो चुका है, काफी हायर साइड पे जा चुका है। एक्सपेंस रेशो 0.64% के आसपास हो चुकी है। मेजरली कंपनीज की बात करें तो रिलायंस, जियो फाइनेंशियल, एज टेक्नोलॉजीज और आदित्य बिरला फैशन जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा HFCL, बीकाजी, ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें काफी पुराने टाइम से अब ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें HFCL, बीकाजी जैसी कंपनी आ जाती है। रिसेंटली अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज में भी इसने इन्वेस्ट किया है, जिसमें काफी यहाँ पर नेगेटिविटी बनी थी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के लिए। ऐसे अगर आप देखेंगे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज, टोटल 84 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में आपको नजर आएगी। अगर सेक्टर की बात करें तो सर्विस, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, एनर्जी, इस टाइप के सेक्टर्स में ये फंड पैसा लगा रहा है और थोड़ा सा जो अब रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम करने की कोशिश कर रहा है ये फंड, जिसमें रिलायंस, जियो ऐसी कंपनीज में पैसा लगाकर अपने जो रिस्क है उसको लिमिट करने की कोशिश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। अब अगर आप बात करें इसके फंड मैनेजर्स की, तो एक पॉजिटिव चीज क्या है कि आपको एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। संजीव शर्मा, वत्स सहगल, अंकित पांडे, ये 3 फंड मैनेजर्स हैं जो काफी कंसिस्टेंटली पिछले 5-6 साल से इस फंड हाउस के साथ जुड़े हुए हैं और इनके आने के बाद से ही फंड में एक असली परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो की भी बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ये फंड बनाते हुए नजर आ रहा है, जिसमें कुछ कंपनीज हैं जो काफी पुराने टाइम से इसके पोर्टफोलियो में आपको नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर डिटेल्ड पोर्टफोलियो इसका देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अब कुछ कंपनीज हैं जिसमें ये पिछले कुछ सालों में 1-2 सालों से इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें रिलायंस, जियो, इसमें लगभग 1-1.5 साल हो चुका है इन्वेस्ट किए हुए। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे HFCL, बीकाजी फूड्स, ये कंपनीज हैं जिसमें काफी पुराने टाइम से ये इन्वेस्ट कर रहा है और 2-3 कंपनीज ही टॉप 10 में नजर आएंगी जिसमें इसने नया इन्वेस्टमेंट किया है। हिस्टोरिकली ये फंड एक ऐसा फंड रहता था जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस करता था पोर्टफोलियो में, आपको हर 3 महीने में टॉप 10 कंपनीज बदलती हुई दिखती थी। अब उस स्ट्रेटेजी को इस फंड ने चेंज किया है और अब कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें टॉप 10 में 2-3 कंपनीज ही रिसेंटली एडेड हैं और मोस्टली सारी कंपनीज इसकी पुरानी नजर आती है। वहीं अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए डेफिनेटली अगर हम 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने और 6 महीने तक की रिटर्न्स पे बात करते हैं या इवन ईयर टू डेट की रिटर्न्स पे बात करते हैं तो काफी खराब रिटर्न्स है। अगर हम कैटेगरी एवरेज देखते हैं, 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स इस फंड ने दिए है और 6 महीने में सिर्फ 4% की। तो अगर आप रिसेंटली इस फंड के साथ जुड़े हैं और मोस्टली इन्वेस्टर्स पिछले 1-1.5 साल से ही इस फंड के साथ जुड़े हैं, तो 6 महीने में और इवन 1 साल में भी ये फंड बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से कैसी रिटर्न्स है वो हम आगे अभी देख लेंगे, लेकिन 6 महीने में कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक फंड है। और ईयर टू डेट यानी कि लगभग 11-12 महीने में भी ये अपनी कैटेगरी एवरेज में काफी खराब परफॉर्म कर रहा है। 1 साल में अगर आप देखेंगे तो भी अब धीरे धीरे इसकी परफॉर्मेंस गिरती हुई नजर आ रही है, जो हमने पिछले 3-4 महीने से ट्रैक किया है। अब इसमें अगर आप अभी भी लेकिन देखेंगे 2 साल, 3 साल और इवन 5 और 10 साल में अभी भी ये फंड काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। 2 साल, 3 साल, 5 साल में एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड अभी भी दे रहा है। 5 साल में 48% की रिटर्न है, 3 साल में 27% के आसपास की रिटर्न है। तो 5 साल और 3 साल में अभी भी काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। वही अगर हम रोलिंग रिटर्न्स पे चलते हैं, यहाँ पर इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपैरिजन करते हैं, तो 1 साल में अगर आप देखेंगे, 1 साल में अगर आप देखेंगे तो ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 1 साल के पीरियड में बीट करते हुए आ रहा था। लेकिन 2022 ऑनवर्ड्स ये फंड धीरे धीरे नीचे जाते हुए नजर आया है। तो अगर आप अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 की परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये फंड लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स दे रहा था और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे ऊपर नीचे करते करते बेंचमार्क के आसपास की रिटर्न्स आपको इस फंड में देखने को मिली है। और अभी अगर आप देखेंगे तो अभी अपने बेंचमार्क से स्लाइटली खराब रिटर्न्स ये फंड 1 साल में देते हुए नजर आ रहा है। इस पीरियड को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, एक बारी 2 साल की रोलिंग रिटर्न के पीरियड का रिटर्न्स देख लेते हैं
तो अगर हम यहाँ पर 2 साल की पीरियड का रिटर्न्स यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होते हुए नजर आया है। और अगर आप 2 साल की पीरियड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो अभी भी जो परफॉर्मेंस खराब हुई है वो पिछले सिर्फ 1 साल से ही परफॉर्मेंस खराब हुई है। 2 साल में अगर आप देखेंगे शुरू में 2020 से 22 में तो बहुत जबरदस्त रिटर्न थी, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत तगड़े तरीके से बीट कर रहा था। लेकिन यहां पर भी 2 साल में 2023 से लेकर 2021 के पीरियड में धीरे धीरे इसकी जो रिटर्न्स हैं वो बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास आती हुई सिमटी हुई नजर आई है। और 2 साल में अगर आप इस वक्त देखते हैं तो लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की ही 1-1.5% ज्यादा की रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। उसी तरह 3 साल के फेज में अगर हम चलते हैं तो 3 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स है और अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ये फंड बीट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर टाइम हॉरिजन इसका बढ़ा रहे हैं, 1 साल में काफी पीरियड आया जब ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से खराब रिटर्न्स दे रहा है, 2 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की रिटर्न दे रहा है और 3 साल में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो जो खराब परफॉर्मेंस है वो पिछले 1 साल से है। अब ये भी माना जा रहा है कि जब से सेबी की रेड यहाँ पर पड़ी है उसके बाद से ही ये परफॉर्मेंस खराब होती हुई नजर आई है। अब इसका रीजन सेबी की रेड हो सकता है या फिर बढ़ता हुआ एसेट अंडर मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन जो रीसेंट ट्रेंड रहा है पिछले 1-1.25 साल का इस फंड का वो बहुत ज्यादा एंकरेजिंग इन्वेस्टर्स के लिए नहीं रहा है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और समझनी है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 साल की परफॉर्मेंस देखकर किसी भी फंड से निकलने के बारे में नहीं सोचना है। उसका रीजन है कि हर फंड हर महीने हर साल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपने किसी फंड को चूज किया है ये सोचकर कि ये अच्छा फंड है तो आपको उसके साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और यही चीज अभी क्वांट स्मॉल कैप फंड के लिए लागू होती है। क्वांट के जो दूसरे फंड्स हैं मिड कैप ईएलएसएस उसमें परफॉर्मेंस 2 साल 3 साल में भी बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन स्मॉल कैप फंड अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम 2 साल 3 साल की परफॉर्मेंस देख रहे हैं डेफिनेटली अब ये वैसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाला फंड नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसा फंड नहीं हुआ है जिससे आप निकलकर भागने के बारे में सोचें। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, मुझे लगता है और 6 महीने का पीरियड आपको पेशेंस के साथ इस फंड को देना चाहिए। लेट्स सी क्या ये फंड रिकवर कर पाता है, क्या ये रिलायंस जियो और अदानी अंबानी की शेयर से बाहर निकलकर इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पाता है। तो एटलीस्ट आपको यहां से 6 महीना देखना और चाहिए, क्योंकि अभी भी शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स खराब है, लॉन्ग टर्म में अभी भी फंड ये अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो ये चीज आपको समझनी है कि अभी भी अच्छी रिटर्न्स है लॉन्ग टर्म में और हो सकता है आने वाले टाइम में ये रिकवरी भी करे, क्योंकि एक अच्छे फंड की यही पहचान होती है कि वो रिकवरी जल्दी कर लेता है। अब देखना होगा कि ये एक वन टाइम वंडर था जिसमें 2021-22 में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से बन पाया फंड, या फिर अभी भी 27,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट को ये संभाल पाएगा। तो उसके लिए एटलीस्ट 6 महीने और डेफिनेटली आपको इस फंड को देने चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।